जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हम आपके चैनल जीएस पॉइंट पर आज जो है गंगा नदी तंत्र के पूरे नदियों के एक जाल को लेकर आए हुए हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह भारत की सबसे लंबी नदी तंत्र है, सबसे बड़ी नदी तंत्र है, सबसे विस्तृत नदी तंत्र है। और मैं बताऊं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में पूरी नदियों के जंजाल को सुलझाने का प्रयास करेंगे। जहां आप नदियों को लेकर समस्या में रहते थे, उन समस्याओं को मैं बहुत हद तक दूर करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके नदियों से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो सकें। जैसा कि आपने पिछला वीडियो हमारा सिंधु नदी तंत्र से देखा था, उसको बहुत हद तक मैंने हर नदियों को हर एक एंगल से इंडिकेट करते हुए मैं पूरी तंत्र को लेकर आपके बीच में पहुंचा था। कहीं उससे विस्तृत तंत्र इस बार की गंगा नदी तंत्र है और उसी को लेकर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। दोस्तों, यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए लगभग 2500 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी करती है। दोस्तों, ये 2525 किलोमीटर, इसको एक्चुअली में कहा जाता है किलोमीटर की यात्रा जब भारत में तय कर लेती है तो यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जब तक इसकी भारत की यात्रा पूरी हो रही है, उन्हीं यात्राओं के बीच कौन कौन सी सहायक नदियां इसमें आकर मिल रही हैं, उन सहायक नदियों की महत्ता क्या है, उन सहायक नदियों की भी यदि कुछ सहायक नदियां हैं उन्हें भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। तो हम आपको बता दें कि यहाँ थोड़ा सा मैप, आपको एक चार्ट बनाए हुए हैं। ये मैप काफी सघन दिख रहा होगा आपको, लेकिन मेरा वीडियो जैसे ही आप ऑन करेंगे, आप ऑन करके अपने स्क्रीन को बड़े साइज पे कर लीजिएगा और उसको जूम करके इसको देखने और समझने का प्रयास कीजिएगा कि कौन सी नदी किस रूप में कहाँ पे मिलती हुई आगे बढ़ रही है। तो उस केसेस में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ पे दो नदियां, एक धौली गंगा के नाम से और एक विष्णु गंगा के नाम से, दोनों नदियां आकर और एक जगह मिल जाती हैं। दोस्तों, मैं एकदम स्टार्ट कर रहा हूं, आप मध्य के क्षेत्रों से स्टार्ट कर रहा हूं, कुछ इधर के क्षेत्रों को सहायक नदियों के तौर पर छोड़ रखा है और कुछ इधर के क्षेत्रों को छोड़ रखा है। तो मैं इन दोनों नदियां आपस में मिल रही हैं और एक नदी बनकर ये आगे बढ़ रही है। तो मैं पहले बता दूं कि जहां मिल रही है उसका नाम है विष्णु प्रयाग। दोस्तों, प्रयाग शब्द बहुत बार आएगा और आपको प्रयाग शब्द एक संगम जैसा ही है, जहां पे दो नदियां आपस में मिलती हैं। उत्तराखंड में कई ऐसे प्रयाग हैं और कौन कौन सी नदियां किस प्रयाग के अंतर्गत मिलने का कार्य करती हैं, इस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इस पर आयोग बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों नदियां आपस में मिलकर जब एक नदी के रूप में बहना शुरू की तो उसका नाम आता है अलकनंदा। इसको ही कहते हैं अलकनंदा नदी दोस्तों। और अलकनंदा बहते हुए लगातार आपको यहां से दिखाई देगी और इस तरह से अलकनंदा बहते हुए यहां तक पहुंचेगी। दोस्तों, यहां तक पहुंचेगी, या पूरी ये यात्रा अलकनंदा के नाम से पूरी कर रही है। और इस अलकनंदा के नाम से जब यहां पूरी कर रही है तो उसमें कुछ नदियां सहायक नदी के रूप में आ रही हैं। जैसे एक नदी सबसे पहले आ रही है तो वो है नंदाकिनी नदी। और नंदाकिनी नदी जहां मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। तो दोस्तों, जो हरा कलर का हमारा लेखन, इसको मैं घेर रहा हूं, वो प्रयाग के रूप में घेर रहा हूं, ये नंद प्रयाग है, जहां अलकनंदा से नंदाकिनी आकर मिल जाती है। फिर यही अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो इस गोले के पास में भी एक संगम बनता है और वह संगम इस अलकनंदा के साथ पिंडार नदी का होता है। ये नदी है, ये आप देख सकते हैं, ये पिंडार नदी है और आकर मिली है। तो जहां मिली है वहां बनता है कर्ण प्रयाग। दोस्तों, याद रखेंगे, पहले आपका बना विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग। अब देखेंगे कि एक नदी इस गंगा के दाहिने तरफ से आती है दोस्तों, और ये नदी नदी है मंदाकिनी नदी। और इस नदी को मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ
और सीधे यहाँ लेकर पहुंचा हूं दोस्तों। तो जहां पे ये गोला बना हुआ है यह फिर एक बार संगम बना और यह संगम हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन यदि आपके सामने पूछा जाए कि रुद्रप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं, तो आपका आंसर होगा एक अलकनंदा मिलती है, एक मंदाकिनी मिलती है। तो मंदाकिनी आपके अलकनंदा के दाहिने तरफ से आई है और रुद्रप्रयाग में मिल रही है। मैं छोटा सा एक और नदी का उल्लेख मैं यहाँ कर रखा हूँ दोस्तों, और ये नदी है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी आकर केदारनाथ में मिलती है और आपको पता होगा कि 2012-13 की स्थितियों में 2013 में एक बहुत बड़ी त्रासदी आई थी केदारनाथ में, जहां केदारनाथ के कपाट भी को नुकसान पहुंचा था। अगल बगल का क्षेत्र पूरा सैलाब बन गया था दोस्तों, और वह एक भयंकर जल प्रलय की वजह से हुआ था। एक बड़ी बादल फटने की घटना घटी थी जिसके वजह से वो पूरा क्षेत्र ही बर्बाद हो गया था। उसमें सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे, और उसी जहां पे जिस नदी में पानी फ्लो हुआ था वो नदी थी सरस्वती नदी, और वही सरस्वती नदी केदारनाथ के पास में आकर मंदाकिनी नदी से मिलती है। अब हम लोग यात्रा पूरा किए हैं यहाँ तक, ध्यान दीजिए रुद्रप्रयाग तक। फिर ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ रही है और यहाँ पहुंच रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ जब पहुंच रही है तो एक नदी हमको इसके दाहिने से आती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इस नदी को आप ध्यान देंगे जहां मेरा मार्कर आगे बढ़ रहा है, वो पूरा का पूरा नदी भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। अब यह भागीरथी दोस्तों एक्चुअल में गंगा का जो उद्गम स्थल है वह प्रारंभ में भागीरथी के नाम से ही जानी जाती है, और वहीं ऊपर लिखा हूं गंगोत्री के गोमुख, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से आगे बढ़कर यह भागीरथी और सीधे आती है दोस्तों, और मिलती है आपकी जहां पे संगम बनाती है अलकनंदा के साथ। वह स्थान है देवप्रयाग। याद रखेंगे दोस्तों, यही है देवप्रयाग। आपको मालूम होगा कि देव मतलब देवों के देव महादेव कहलाते हैं, और महादेव की जटा से जो नदी निकलती है उसको हम लोग ये कहते हैं कि वो गंगा है दोस्तों, वही गंगा। अब यहाँ देवप्रयाग के नाम से दो नदियां जो मिली हैं, एक का नाम है भागीरथी, दूसरे का नाम है अलकनंदा। यह है देवप्रयाग। इसी देवप्रयाग के बाद ये दोनों नदियां जब मिलकर आगे बढ़ती हैं तभी बनती हैं दोस्तों गंगा। अब इसका नाम आया गंगा, जो आपके सामने बहती हुई आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों ये आपकी नदी जो है यह भागीरथी थी, और भागीरथी में एक भिलांगना नदी आकर मिल रही है दोस्तों। मैंने एक नदी को मिलाया है यहाँ पे, ये भिलांगना नदी है, और भिलांगना नदी मिल रही है, और जहाँ पे मिल रही है वह टिहरी क्षेत्र है, और वहीं पर एक टिहरी बांध बनाया गया है, जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित ऐसा बांध है जो भूकंप के जोन 4 और 5 के क्षेत्रों में आता है, जिसको वैज्ञानिकों ने तोड़ने के लिए कहा है, क्योंकि कभी भूकंप आएगा टिहरी बांध टूटेगी और लाखों सैकड़ों लोग को नुकसान झेलना पड़ेगा। हजारों लोगों की आबादी मारी जाएगी, अरबों खरबों की संपत्ति नुकसान हो जाएगी। इसीलिए टिहरी बांध को वैज्ञानिकों के आधार पर समाप्त करने के लिए एक निर्देश दिए गए हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड की बांध है, जो भारत की सबसे ऊंचाइयों पर और सबसे खतरनाक मोमेंट में बनाई गई है। तो वह कहाँ पे बनाई गई है, याद रखेंगे भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर बनाई गई है दोस्तों। तो ये पूरी तरह से भागीरथी नदी आकर देवप्रयाग मिल रही है। अब हम लोग पहुंचे हैं एक्चुअल गंगा के नाम से बहने वाली नदी। तो ध्यान दीजिए, यह गंगा बहती तो है, और गंगा बहते हुए जब आ रही, देखिए इसका नाम दिया हूं मैं गंगा नदी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही गंगा नदी है, जो बता रहा हूं कि अब गंगा बनकर आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक गोला मैंने बना रखा है, और वो गोला है हरिद्वार शहर का गोला है दोस्तों। हरिद्वार जो है उस शहर का गोला है, और मैं वहां इसलिए इंडिकेट कर पा रहा हूं कि हरिद्वार से नदी जो गंगा है वह सर्वप्रथम हरिद्वार के बाद ही मैदानी क्षेत्रों में निकलना शुरू करती है दोस्तों। उसके पहले पूरी की पूरी ये तंत्र पहाड़ी क्षेत्रों से होकर बहने वाली तंत्र बनती है, अर्थात पर्वतों के बीच से नदियां बहती है। लेकिन हरिद्वार से ये सबसे पहले मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती है दोस्तों। और इस तरह से देख सकते हैं यह गंगा आगे बढ़ी और सीधे गंगा आकर यहाँ जहां प्रयागराज लिखा हुआ है वहां पर मैंने इसको रोका है, और एक गोला बनाकर रोका है। हालांकि इसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक नदी आपको देख रहे हैं इधर से आ रही है,
और उस नदी का मैं बता दे रहा हूं, ये बहाव क्षेत्र है, ये उत्तराखंड के कुमाऊं जिले से आ रही है और ये नदी आते हुए और ये गंगा में मिल रही है दोस्तों। और ये गंगा में जब मिल रही है तो इसको कहते हैं राम गंगा, इस नदी को कहते हैं राम गंगा। और यह कन्नौज में आकर मिल रही है। याद रखेंगे कि कन्नौज में आपको राम गंगा आके मिली है। और क्वेश्चन पूछ दे कि उत्तर प्रदेश में गंगा से मिलने वाली पहली सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा से राम गंगा मिलती है। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में पहली ऐसी सहायक नदी जो गंगा में आकर मिलती है तो वह राम गंगा के नाम से गंगा में आकर मिलने वाली नदी है। वही यह राम गंगा है जिसको मैंने इलाहाबाद के पहले मिलाया है, मीन्स कन्नौज में मिलाया है। अब हम लोग इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज के पास पहुंचे हैं दोस्तों। प्रयागराज तक मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो प्रयागराज है, यहां कई नदियों का एक तंत्र आ रहा है मिलने के लिए। अब उसको हम लोग समझते हैं। तो वह तंत्र जो है कि मैं यहां से प्रारंभ कर रहा हूं, ये देख सकते हैं। ये जो जगह है ये भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। ध्यान देंगे थोड़ा सा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। और उत्तरकाशी जिले में जहां से गंगा निकली है गोमुख, उससे भी अधिक ऊंचाई से यमुना निकलती है। तो यमुना कहां से निकलती है? यमुनेत्री के बंदरपूछ पहाड़ी के पास से निकलती है, अर्थात बंदरपूछ पहाड़ी के यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना। और देखिए आप, यह यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलते हुए यमुना आ रही है और आपके सामने ये यमुना को मैंने दर्शा रखा है। और यमुना सीधे आकर और आपको मिल रही है प्रयागराज में गंगा के साथ। तो अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी बन रही हैं, यहां देख सकते हैं। टिहरी नदी आपके सामने दिखाई दे रही है, सॉरी हिंडन नदी आपके सामने दिखाई दे रही है, हिंडन नदी। और हिंडन नदी आकर यहां पे यमुना मिल रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलने वाली पहली नदी जो बनती है वह हिंडन नदी बनती है। और हिंडन गाजियाबाद के पास में आकर यमुना में मिलती है, अर्थात दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों में आकर मिलती है, वह हिंडन नदी होती है। याद रखेंगे। और इस तरह से जब ये यमुना आगे बढ़ रही है, यमुना जब आगे बढ़ रही है तो यहां देखिए, यहां पे एक नदी आकर मिल रही है। यह नदी है आपकी चंबल नदी। और चंबल नदी का इतिहास थोड़ा सा मैं यहां आपको दोहरा दूं कि चंबल नदी मालवा के पठार से निकलती है, यह मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से निकलती है। और चंबल नदी एक बड़ी नदी है जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में आकर ये मिल रही है यमुना में। अब इस चंबल नदी को भारत का एक खतरनाक नदियों की श्रेणी में काउंट किया जाता है, क्योंकि चंबल नदी बेहद कटाव के साथ आगे बढ़ती है दोस्तों। और अतिरिक्त कटाव के नाते एक बिहरा क्षेत्र विकसित की हुई है जो मालवा के पठार में पड़ता है। और बिहरा क्षेत्र चंबल का ऐसा घाटी क्षेत्र कहा जाता है जहां किसी जमाने में चंबल के डाकू उसमें रहा करते थे और वहीं से अपनी डकैती और मारकाट का काम भी किया करते थे। उसी चंबल घाटी में जो बिहरा क्षेत्र विकसित हुआ है वो चंबल नदी के कटाव के कारण ही विकसित हुआ है। अब ये देखेंगे इस चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। एक बनास नदी है जो आपके मेवाड़ के पठार से आ रही है, वह चंबल नदी की सहायक नदी यहाँ है, काउंट करते रहिए। फिर ये मालवा के पठार से एक नदी जा रही है छिपरा नदी, यह भी चंबल नदी की सहायक बन रही है दोस्तों। यह पार्वती नदी आपको देखने को मिल रही है, यह भी चंबल की सहायक नदी बन रही है। हालांकि काली सिंधु नदी भी एक चंबल नदी की सहायक नदी है, लेकिन इसमें चंबल की सबसे महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है वो है छिपरा नदी। जैसा कि आपको पता होगा, छिपरा नदी उज्जैन जिले के से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से। और महाकाल की जो स्थिति है वह उज्जैन जिले में ही है, छिपरा नदी के किनारे ही है। और भारत में जो महाकुंभ लगते हैं, 4 जगह महाकुंभ लगते हैं। एक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज जिसे कहते हैं वहां पे लगता है, एक उत्तराखंड के हरिद्वार में लगता है, एक मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है, इसी नदी पर लगता है दोस्तों, यही छिपरा नदी है। और एक महाराष्ट्र के नासिक में लगता है जो गोदावरी नदी पर लगता है। तो 4 जगहों पर, 4 प्रदेशों में, 4 नदियों पर आप देख पा रहे हैं कि महाकुंभ और महाकुंभ तथा अर्धकुंभ का आयोजन किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला का दर्जा प्राप्त किया हुआ है कुंभ मेला, जो पिछले बार प्रयागराज में हुआ था। उस मेले को यूनेस्को ने दुनिया का सबसे बड़ा मेला घोषित किया है, आप उसको याद रखेंगे।
तो क्षिप्रा नदी दोस्तों यह आकर मध्य प्रदेश में मिल रही है और ये महत्वपूर्ण नदी है। अब यहां से जब हम आगे बढ़ रहे हैं यमुना को लेकर, तो यमुना में विंध्य पर्वत श्रेणी से एक बेतवा नदी निकलती है और बेतवा नदी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से होते हुए आती है, यमुना में मिलती है। फिर कैमूर के पठारों से केन नदी निकलती है दोस्तों, यह भी यमुना की सहायक नदी है, यह भी यमुना में आके मिलती है दोस्तों। अब इसी कैमूर के पूर्वी हिस्से से निकलती है आपकी टोंस नदी, और टोंस नदी इलाहाबाद के थोड़े से पहले जाकर यमुना मिलती है। आप याद रखेंगे कि हालांकि इलाहाबाद जिले के ही पास में मिलती है, लेकिन टोंस नदी संगम का हिस्सा नहीं बनती है। संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती का मेल माना जाता है, टोंस का मेल नहीं माना जाता है, क्योंकि टोंस उसके पहले आकर यमुना मिलती है। यह टोंस नदी भी दक्षिण से जाती हुई उत्तर में जाकर मिलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। अब हम इलाहाबाद से आगे लेकर बढ़ रहे हैं इस नदी को दोस्तों, तो इलाहाबाद से जब आगे लेकर बढ़ रहे हैं, प्रयागराज से आगे लेकर बढ़ रहे हैं, तो एक बनारस शहर पर दिख रहा है आपको, लिखे हुए हैं बनारस शहर। अब इस बनारस में हम कुछ देर के लिए इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि बनारस में एक वरुणा नदी आकर मिलती है दोस्तों। ये बनारस में एक वरुणा नदी है जो आकर मिल रही है, और ये वरुणा नदी बनारस में जो आकर मिल रही है दोस्तों, उसमें जो है कि हम लोग वरुणा बनारस में आके मिलती है और गंगा मिलती है। अर्थात क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बनारस कितने नदियों पर बसा हुआ शहर है, तो सिर्फ गंगा नदी पर नहीं बल्कि वरुणा नदी और गंगा नदी दोनों पर बनारस बसा हुआ है, और आपको मैंने यहां इंडिकेट करा रखा है। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि कुछ नदियों को मैंने ऊपर के क्षेत्रों में दर्शाने का प्रयास किया है, जिसमें एक नदी जौनपुर में जो मिल रही है, यहां जौनपुर में मिल रही है, यह है आपकी गोमती। दोस्तों गोमती नदी बेहद इंपॉर्टेंट नदी इसलिए है कि गोमती हालांकि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है, फुल्हर झील से निकलती है दोस्तों, पीलीभीत के फुल्हर झील से निकलती है, और यह एकमात्र ऐसी नदी है और सबसे बड़ी नदी है जो मैदानी क्षेत्रों से निकलती है और मैदानी क्षेत्रों में ही जाकर गंगा मिल जाती है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि गंगा से मिलने वाली कौन सी ऐसी नदी है जो पहाड़ी क्षेत्रों के बजाय मैदानी क्षेत्रों से निकलती है, तो वह नदी है आपकी गोमती। गोमती के किनारे जौनपुर शहर भी बसा हुआ है, गोमती किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है, लखनऊ पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो गोमती आकर मिली। फिर हम दूसरी नदी को एक देख पा रहे हैं, और दूसरी नदी को आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरी नदी यहां से आ रही है दोस्तों, यह है दूसरी नदी, और आपको देख सकते हैं ये दूसरी नदी। अब यहाँ क्या हो रहा है कि एक काली नदी है, काली नदी जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकल रही है, और काली नदी आकर सरजू मिल रही है, जिसको हम घाघरा कहते हैं। ये सरजू की सहायक सरजू नदी है, और इस नदी का नाम मैं लिख रहा हूं, घाघरा भी कहते हैं या सरजू कहते हैं। अब इसका नाम सरजू पड़ गया है, सरजू ही नाम उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा इसे सरजू नाम दे दिया गया, घाघरा नहीं कहा जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यह घाघरा उत्तर नेपाल के तिब्बत के क्षेत्रों से निकलती है, और ये बहते हुए आती है, और इस तरह से आती हुई यह छपरा में मिलती है दोस्तों। यहाँ छपरा स्थान है जो बिहार में है, तो यह नदी बिहार में जाकर गंगा में मिलती है, बिहार में छपरा में जाकर गंगा में मिलती है। घाघरा घाघरा छपरा में जाकर गंगा मिलती है। उसके पहले एक और नदी मैं यहां दर्शा रखा हूं, इसका नाम है राप्ती नदी। दोस्तों इसका नाम है राप्ती नदी, और राप्ती नदी जो है कि ये नदी है आपकी, और राप्ती नदी नेपाल से निकलती है, और यहां आप देख सकते हैं, यहां मैं मिलाया हूं, यहां लिखा हूं गोरखपुर। गोरखपुर में आकर यह घाघरा में समा जाती है राप्ती। राप्ती को कहीं ना कहीं एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र वाला नदी माना जाता है, यह बाढ़ लाने वाली नदी मानी जाती है। घाघरा भी बाढ़ लाने वाली नदी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश की शोक के रूप में घाघरा ही प्रचलित है, और उसके साथ भी सहायक नदियां हैं, वो भी बाढ़ लाने में सहायक सिद्ध होती हैं। तो राप्ती नदी गोरखपुर में बड़हलगंज से, एक छोटा सा जगह है बड़हलगंज, उससे आगे जाकर मिलती है घाघरा में। उससे आगे हम बढ़ते हैं तो एक नदी यहां से देख रहे हैं जो आ रही है, इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग, जो ये नदी आपकी इसके बाद आ रही है, इसको कहते हैं, जो महत्वपूर्ण नदी है घाघरा के बाद सबसे महत्वपूर्ण नदी है, उसको कहते हैं हम बूढ़ी गंडक, इसको कहते हैं गंडक नदी। दोस्तों ध्यान से उतर गया था, गंडक नदी कहते हैं। और ये गंडक नदी
आप देख पा रहे हैं यहाँ नेपाल क्षेत्रों से निकलती है, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती हुई पटना के पास जाकर मिलती है। दोस्तों याद रखेंगे, पटना के पास जाकर गंडक नदी मिलती है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार होकर बहती है, हालांकि आती है नेपाल के क्षेत्रों से गंडक नदी। उसके ठीक बाद एक और नदी है, उसको कहते हैं बूढ़ी गंडक, उसको कहते हैं दोस्तों बूढ़ी गंडक। और बूढ़ी गंडक भी नेपाल के क्षेत्रों से आती है और यह उत्तर प्रदेश बिहार, ज्यादातर बिहार में बहती है। बिहार में बहते हुए पटना से आगे खगड़िया जिला जहां प्रारंभ होता है, उसी खगड़िया जिले के पास में जाकर बिहार में मिलती है गंगा में बूढ़ी गंगा। पटना से आगे बढ़ जाती है मिलने के लिए। उसके बाद एक कोसी नदी है, कोसी को कौन नहीं जानता है, कोसी नदी को दुनिया भर के लोग जानते हैं, खासकर भारत की नदी है, बिहार की नदी है। और कोसी को इसलिए जाना जाता है, हालांकि नेपाल से ऊंचाइयों के क्षेत्रों से आती है, इसकी बेग बहुत होती है और हर साल बाढ़ लेकर आती है, त्रासदी लेकर आती है, बहुत बड़ी त्रासदी लेकर आती है। हर साल ये अपने रुख को बदलने के लिए जानी जाती है, लगातार अपने धारा को बदलकर और बाढ़ के विभीषिका को और बढ़ा देती है कोसी। इसीलिए स्पेशली तौर पर कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है और बिहार का लगभग आधे से अधिक क्षेत्र हर साल बाढ़ से ग्रसित हो जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे ज्यादा कहर बरपाने का कार्य वो जो है कि कोसी नदी करती है। और कोसी नदी यही है जो खगड़िया में आके मिलती है, यह भी आपकी खगड़िया जिले में ही आके मिलती है। अब दोस्तों जो इंटरेस्टेड बात है वो यह है कि एक महानंदा आप नदी देख रहे हैं और महानंदा नदी भारत के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से निकलती है। याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से निकलती है महानंदा नदी और महानंदा नदी आकर पश्चिम बंगाल में ही मिलती है। कुछ हद तक ये बिहार के क्षेत्रों में बहती है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल में मिलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा मिलती है। याद रखेंगे, गंगा में भारत की कोई ऐसी नदी जो मिलती है और अंतिम रूप से मिलती है, वह है आपकी महानंदा नदी। तो यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गंगा में मिलने वाली कौन सी अंतिम भारतीय नदी है, तो आपको याद रखना होगा और आपको आंसर देना होगा महानंदा नदी। तो महानंदा नदी को आप देख पा रहे हैं जो वेस्ट बंगाल में मिलती है और वेस्ट बंगाल में मिलने वाली यह अंतिम नदी मानी जाती है गंगा में और भारत की भी अंतिम नदी मानी जाती है। अब दोस्तों यहां से ऊपर कोई नदी नहीं है और दक्षिण में कुछ नदियां हैं जिसका मैं उल्लेख करने जा रहा हूं। दक्षिण में कौन सी नदी है? पहले तो ये अमरकंटक से एक नदी निकलती है, यहीं इसी के पास से एक नर्मदा निकलती है जो इधर जाती है, हालांकि वो दक्षिण भारत की नदी मानी जाती है। तो यानी कि दक्षिण भारत से एक नदी निकल रही है, ये सोन नदी है और सोन नदी आकर सीधे पटना के पास में मिलती है। यानी दोस्तों आप देख सकते हैं पटना में गंडक मिल रही है, पटना में सोन मिल रही है। और सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी और इसी रिहंद नदी पर जो बड़ा एक बांध बनाया गया है, बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है जिसे रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। वह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। उससे बिजली भी उत्पादन किया जाता है, सिंचाई भी उपलब्ध कराई जाती है और पर्यावरण को लेकर भी बेहद उपयोगी मानी जाती है। वही रिहंद नदी है और उसी रिहंद नदी के पीछे, हालांकि इसमें रिहंद को दर्शाया नहीं हूं, मैं चाहूंगा तो इसे रिहंद को दर्शा सकता हूं और सोनभद्र के, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के तरफ आकर मिलती है। वही रिहंद नदी है जिसके पीछे एक कृत्रिम झील बनाया गया है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत झील और वही झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। दोस्तों याद रखेंगे, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम जो झील है वह गोविंद बल्लभ पंत झील है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर देखी जाती है। वह रिहंद परियोजना के पीछे बनाई गई है और रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना मानी जाती है। सॉरी। अब देखेंगे एक ऐसा क्षेत्र जो अंतिम क्षेत्र माना जाएगा नदियों को लेकर, यह ऐसा क्षेत्र है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। इसमें उल्लेखित किया गया है छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर के पठार के पश्चिम क्षेत्रों से एक नदी निकल रही है जो आप देख पा रहे हैं और ये नदी जो है कि पटना से आगे बढ़कर और पटना के ही पास में मिल रही है जिसका नाम है पुनपुन नदी। और पुनपुन नदी जो पटना के आगे बढ़कर मिल रही है पटना में, वह पुनपुन नदी 2-3 साल पहले बाढ़ लेकर आई थी, बड़ी बाढ़ लेकर आई थी जिसमें पूरा पटना डूब चुका था। दोस्तों उसी पुनपुन नदी में अतिरिक्त पानी आने के नाते पटना में भयंकर बाढ़ आया था।
पटना शहर डूबने की स्थिति में बनी थी। हालांकि पटना गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है, लेकिन गंगा नदी की वजह से नहीं बल्कि पुनपुन नदी की वजह से पटना में त्रासदी देखने को मिला था, बाढ़ की त्रासदी, विभीषिका देखने को मिली थी। अब इस छोटा नागपुर के पठार से एक और नदी निकलती है, उसको देख लेते हैं। ये दामोदर नदी है। और यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान में दिलाने का प्रयास करूंगा कि जब ये गंगा आगे बढ़ी है तो गंगा का एक धारा सामने बढ़ा है और एक धारा वितरिका के रूप में पूरब की तरफ मुड़ गया है। जो पूरब की तरफ धारा मुड़ा है उसको कहते हैं अब हुगली नदी। दोस्तों, उसको हुगली और भागीरथी के नाम से जानते हैं, यानी कि भागीरथी प्रारंभ में भी है और भागीरथी अंतिम में भी है। और इसी पर फरक्का बांध बनाया गया। दोस्तों, फरक्का बांध जो है कि गंगा नदी पर बनाया गया है और यह गंगा नदी पर बनाया जाने वाला अंतिम बांध है भारत का। इसी फरक्का बांध के बाद गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। आपको याद रखना होगा, यहां से मैं जो इंडिकेट किया हूं ये बांग्लादेश है दोस्तों। यहीं से यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फरक्का नदी के बाद जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, फरक्का बांध के बाद जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यह पद्मा के नाम से जानी जाती है। हालांकि इसका कॉम्बिनेशन फिर ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ बन जाता है। जब मैं ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा कि पद्मा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, ये सभी नदियां कैसे बांग्लादेश में बहती हैं और बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती हैं। लेकिन आज हुगली तक बात मैं रखूंगा। और हुगली नदी जैसे इधर मुड़ती है पश्चिम बंगाल में, उसी में दो नदियां इसकी सहायक नदियां जाती हैं मिलने के लिए। एक दामोदर नदी है जो आप देख पा रहे हैं, यह भी बंगाल में मिलती है, और एक मयूराक्षी नदी बंगाल में मिलती है। दोनों नदियां छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं और दोनों नदियां बंगाल में जाकर हुबली नदी में मिलती हैं। इसीलिए हुबली नदी में पर्याप्त जल देखने को मिलता है। और हुबली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। कोलकाता पर जो बंदरगाह है वह बड़ा बंदरगाह माना जाता है और वह एक नदी पर स्थित बंदरगाह है। उस नदी में इतना पर्याप्त पानी होता है कि बड़ी बड़ी जहाजें भी समुद्र से 160 किलोमीटर दूर कलकत्ता के पास तक पहुंच जाती हैं। उस नदियों के सहारे पहुंचती हैं, हुबली नदी के सहारे पहुंचती हैं दोस्तों। तो आप यहां देख सकते हैं कि जो दामोदर नदी है, याद थोड़ा सा यहाँ मैं दिलाने का प्रयास कर रहा हूं कि दामोदर नदी जो हुबली में आके मिल रही है, मीन्स गंगा में मिल रही है, वह दामोदर नदी पर एक बांध बनाया गया है। उस बांध और परियोजना भी कहते हैं, उसको कहते हैं दामोदर बांध या दामोदर बहुउद्देशीय परियोजना। और याद दिला दूं मैं आपको कि दामोदर बहुउद्देशीय परियोजना भारत के स्वतंत्र इतिहास में यह पहली परियोजना है जिसे भारत में बनाने का कार्य किया गया, जिसे भारत में पूरा किया गया। अर्थात यह दामोदर घाटी परियोजना भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है जिसका निर्माण 1948 में किया गया था। और यही बांध, यही बहुउद्देशीय परियोजना अमेरिका की टेनेसी बांध परियोजना का नकल माना जाता है। अर्थात टेनेसी बांध परियोजना के ही आधार पर दामोदर बांध परियोजना बनाई गई थी, जो भारत की पहली परियोजना मानी जाती है। दामोदर बांध बनाए जाने से पहले दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन जब से यह बांध बनकर तैयार हुआ है अब शोक की विभीषिका नहीं बनी हुई है। अब दामोदर नदी एक लाभकारी नदी बन गई है, एक व्यापक फायदेमंद नदी बन गई है। इसकी परियोजनाओं से सिंचाई बहुत विकसित होता है, किसानों को लाभ होता है और कई तरह के बहुउद्देशीय उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने पूरा कंप्लीट ये जाल बिछाने का प्रयास किया। मयूराक्षी नदी भी आपको मैंने बना रखा है, इसको भी आपसे पूछा जाए तो आप समझ सकते हैं, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और हुबली नदी में जाकर मिल जाती है। अब यहाँ एक गोला जो मैंने बना रखा है उसके तरफ मैं आपको यहाँ इंडिकेट करा दूं, हालांकि ब्रह्मपुत्रा में भी इंडिकेट कराऊंगा कि जब ये नदी आती है समुद्र मिलने से पहले तो यहाँ एक विशाल डेल्टा निर्मित करती है। आप देख सकते हैं ये पूरा डेल्टा का मैप मैंने बना रखा है और ये डेल्टा जो है कि इधर बांग्लादेश और इधर भारत, मतलब बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्रा और गंगा मिलकर साथ में बहती हैं ये भी डेल्टा, और भारत की हुगली के साथ बनने वाली डेल्टा, ये डेल्टा इतना विशाल डेल्टा बनता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। याद रखेंगे, इसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा, जहां मैंग्रोव प्रजाति के वन खूब पाए जाते हैं, सुंदरी नामक वृक्ष खूब पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों मैं बता दूं कि गंगा नदी का सबसे कम 5 राज्यों में जो बहाव हो रहा है दोस्तों, जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल है, इसमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में बहती है। गंगा जो है दोस्तों सबसे अधिक लंबी दूरी तक उत्तर प्रदेश में बहती है और सबसे कम जो है कि
40 किलोमीटर लगभग तक ये झारखंड राज्य में बहती है, जो सबसे कम बहाव क्षेत्र रखती है, और उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर तक लगभग बहती हुई ये सबसे लंबी दूरी तक बहने का कार्य करती है। गंगा नदी के तौर पर, यमुना नदी के तौर पर देखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना के बारे में थोड़ा सा मैं इंडिकेट कर दूं कि यमुना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है, और जैसे ही उत्तराखंड से निकलती है तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा को बनाती है बहुत हद तक। उसके बाद ये दिल्ली में प्रवेश करती है। दिल्ली के बाद जब उत्तर प्रदेश में आती है तो सीधे आकर प्रयागराज में मिलती है, और प्रयागराज में संगम बनाती है, और ये संगम के बारे में मैंने चर्चा किया है। इसी प्रकार से यमुना की सबसे लंबी कोई सहायक नदी है तो चंबल नदी है, और चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मालवा के क्षेत्रों से निकलती है, 3 राज्यों से होकर बहती है, जिसको हम लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के रूप में जानते हैं। दोस्तों, ये पूरा विस्तार आपको देने का प्रयास किया गया है। इसमें कहीं से भी कोई और भी कमी महसूस करते होंगे तो हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर इस नदी का बहाव कहाँ है, इस नदी का क्षेत्र किधर है। मैं और भी डीप और भी बेहतर आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन हमारे दोस्तों को जो भी लगता होगा वो पूछने की स्वतंत्रता तो है ही है। हमारी क्लास जो चलती है जीडीए टावर पर गोरखपुर में 4th फ्लोर पर, वहां भी आपका हार्दिक स्वागत है कि आप आकर किसी भी तरह से कोई भी अपने समस्याओं को दूर करने के लिए पहुंच सकते हैं, बेहिचक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप भी देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, आप अगर हमारे नए जो है दर्शक होंगे तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि इसी प्रकार के वीडियो, इसी प्रकार के सेक्शन आपके बीच में पहुंचता रहेगा, और आपको बेहतर से बेहतर विकल्प के रूप में हम आपके बीच में उपलब्ध रहेंगे। कोई भी समस्याएं जो पढ़ाई से संबंधित हो, आपके लेखन या आपकी जानकारी से संबंधित हो, हमारा चैनल जरूर देखिएगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।